बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमाते उला उर्दू अदब की घंटी है। पिछले सबक में ये पढ़ाया गया था जहाज़ का सफ़र। ये जो सबक था जहाज़ का सफ़र, इसमें तलबा को इस सबक के अंदर जो पैराग्राफ थे तो 4 या 5 पैराग्राफ पढ़ाए गए थे और उसको समझाया गया था और तलबा ने उसमें हिस्सा भी लिया था। आज का सबक शुरू हो रहा है पैराग्राफ नंबर 5 से। ये तलबा तैयार हो जाएं, किताब खोल लें और सबक को गौर से पढ़ें और समझें। जो समझ में ना आए उसे पूछें, डायरेक्ट पूछें या व्हाट्सएप पे लिख करके सेंड करें। आज इस सबक का 5वां पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं जो सफ़ा नंबर 16 पे है। ये तलबा इसको देख सकते हैं। इसमें 5वां पैराग्राफ में मुसन्निफ ने जिक्र किया है, चूँकि ये सबक है जहाज़ का सफ़र, उसी के ताल्लुक से बातें आगे आ रही हैं। बात यहाँ तक पहुँची थी कि लोग अपने मुसाफिरों को बंदरगाह छोड़ करके उनकी विदाई कर रहे थे और अपने हाथों को और रुमालों को उठा उठा करके उन्हें आखिरी सलाम पहुंचा रहे थे। और इसी एतबार से जहाज़ साहिल से छूट गया और पानी में चल पड़ा। उसके बाद चूंकि इसमें एक बच्ची है जो अपने वालिद के साथ सफ़र कर रही है जिसका नाम नाजू है, उसी के ताल्लुक से बात हो रही है। अब्बा ने कहा, नाजू वतन की प्यारी ज़मीन हमसे दूर होती जा रही है। नाजू भी को उस वक्त बेअख्तियार माँ, भाई और बाप और अपना घर याद आ गया। आंखें फाड़ फाड़ कर साहिल को देखने लगी। वहाँ किसी की सूरत तो पहचानी जाती और कोई धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। सामने की हर चीज़ सिनेमा की तस्वीर की तरह सरकती जा रही है। बंदरगाह आंखों से ओझल हो गई। बम्बई के सर्वफलक मकानात इसे कहते हैं ऊंचे ऊंचे मकानात जो आसमान को छूते हो, उसे सर्वफलक कहते हैं। ऊंचे ऊंचे मकानात सामने से गुजर गए और शहर बम्बई के सिरे का मशहूर लाइट हाउस भी नज़रों के सामने से आकर गुम हो गया। यानी धीरे धीरे जो बम्बई की बड़ी बड़ी लाइटें थी, रोशनियाँ थीं, जैसे जैसे जहाज़ आगे बढ़ता गया वैसे उनकी रोशनियाँ फीकी पड़ती गई और गुम होती गई। अब हर तरफ समुंदर ही समुंदर था। जहाज तक नजर, हर तरफ समुंदर ही समुंदर था। जहां तक भी इंसान देखे, जहां तक नजर पहुंचे, पानी ही पानी और उसकी बेचैन लहरें नजर आती। नाजू भी अर्शे का जंगला पकड़े हुए समुंदर को देख रही थी। अर्श, असल में अर्श के माने होते हैं बुलंदी, ऊंची जगह। कहीं माना छत के भी होता है, कहीं पे माना केबिन के भी होता है। तो वही कह रहे हैं कि नाजू भी अर्शे का जंगला पकड़े हुए समुंदर को देख रही थी। जहाज तेजी से पानी को काटता हुआ मगरबी सिम यानी पश्चिम की तरफ, इसे कहते हैं मगरबी सिम यानी पश्चिम की जानिब तेजी से जा रहा था और हल्के हल्के हिचकोले ले रहा था। यानी जहाज चल पड़ा तेजी के साथ, उसमें पानी के लहरों के साथ धीरे धीरे जहाज हिचकोले भी ले रहा था, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। अब्बा की आवाज ने नाजू को चौंका दिया। ये पैराग्राफ नंबर 6 है। चलो पहले खाना खा लें, घंटी हो चुकी है, फिर घूमकर जहाज देखेंगे। क्योंकि जहाज इतना छोटा तो होता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 5-5, 6-6, 10-10 मंजिल के होते हैं ये समुद्री जहाज, जिसमें हर चीज़ का इंतज़ाम, खाने पीने, घूमने टहलने,
खेलने कूदने हैं, सबका इंतजाम उसी के अंदर होता है। तो खाने के सजे सजाए बड़े कमरे में करीने से मेज कुर्सियां लगी थीं, कालीन बिछे थे, दीवारों पर खूबसूरत लैंप रोशन थे। नाजो और अब्बा भी एक मेज के पास बैठ गए और सफ़ेद वर्दी पहने हुए मुलाजिमों ने खाना चुन दिया। यानी घंटी बजी, ये घंटी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अब खाने का टाइम हो गया है, आप लोग खाना खा लें। तो ये नाजो और उसके वालिद एक हाल में गए जहाँ पहले से खाना सजा के रखा हुआ था, मेज़ और कुर्सियाँ लगी हुई थी, उस पर बैठ गए और वर्दी में नौकर चाकर जो खिलाने वाले होते हैं जहाज़ के अंदर, वो भी आकर के पहुँच गए और खाना लगाना शुरू कर दिया। आगे कह रहे हैं, खाने से फारिग होकर दोनों छत पर जाने के लिए सीढ़ी के पास आए तो देखा कि वहाँ एक लिफ्ट भी लगा हुआ है। लिफ्ट जानते हो, ये लाइट से चलता है लिफ्ट, यानी ये आदमी इस पर खड़ा हो जाए और कुछ करना नहीं है, वो लिफ्ट चल करके दूसरे तीसरे चौथे जितने भी मंजिल हैं, 20 25 50 मंजिल जितने भी ऊपर हैं, वो लिफ्ट आपको पहुंचा देगा बगैर चले हुए। वो लाइट से चलता है और वो पहुंचा देता है। तो देखा कि एक लिफ्ट भी लगा हुआ है जो मुसाफिरों को ऊपर ले जा रहा है। ये दोनों भी उसी लिफ्ट के जरिए छत पर पहुंच गए। यानी वालिद और उनकी बेटी नाजो दोनों उसी लिफ्ट में बैठ गए और उसके जरिए छत पर पहुंच गए। पैराग्राफ नंबर 9 बता रहे हैं, जहाज का यह आखिरी सिलसिले अरसा उधर से बिल्कुल खुला था। वही अरसा मतलब जो बार बार आ रहा है, मैंने बताया है अरसा, अर्श के माने ऊंची जगह, बुलंद जगह, कभी ये छत के माने में आता है, कभी हम केबिन के माने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कह रहे कि बिल्कुल खुला हुआ था, उधर आसमान और जहाज के नीचे मीलों तक समुद्री हवा इतने फर्राटे से चल रही थी, तेजी से चल रही थी कि लोगों की टोपियां तक उड़ जा रही थी। छत के बीच में जहाज की मोटी गोल चिमनी सर उठाए खड़ी थी और उसमें से काला धुआं निकलकर बलखाता हुआ हवा में लहरा रहा था। यानी समुद्र में जहाज चल रहा था तेजी के साथ और जहाज के सबसे ऊपर एक धुएं की चिमनी हुई थी जो खूब मोटा और गोल था, जिससे उसके धुएं निकल रहे थे। पैराग्राफ नंबर 10 बता रहे हैं कि अब्बा ने बताया कि मुसाफिर इस अरसे पर आकर मुख्तलिफ खेल खेल सकते हैं। फिर वह बोले, सामने इस छोटी सी छत को देख रही हो, जहाज का कप्तान इसी छत पर रहता है। कप्तान जो जहाज चलाता है, जैसे हवाई जहाज जो चलाता है उसे भी पायलट वगैरह कहते हैं और इसको कप्तान कहते हैं, यानी ड्राइवर। और यही जहाज में सबसे ऊंची जगह है। इस पर खड़े होकर के वो जहाज की रहनुमाई करता है, यानी उस पर खड़े होकर के कप्तान देखता है समुद्र को और जहाज को किधर से ले जाना चाहिए, कैसे चलाना है, यही से बढ़ करके रहनुमाई करता है। नाजू यानी वो बच्ची नाजू ये सुनकर उछल पड़ी और बोली, अब्बा हमें कप्तान के अर्शे पे ले चलिए। अब्बा बोले, बगैर इजाजत के वहां कोई नहीं जा सकता। यानी मुसाफिरों को ये चीजें सब जहाज लेके जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए अपने सरपरस्तों से कह रहे हैं और उसी में वो नाजो बच्ची भी अपने वालिद से कह रही है कि हमको वो ऊंची जगह दिखाइए जहाँ पे कप्तान खड़े होकर के जहाज की रहनुमाई करता है। तो नाजो के अब्बा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, इसमें अंदर जाना मना है, बगैर कप्तान से पूछे हुए अंदर कोई नहीं जा सकता। इतने में सामने से कप्तान साहब आते दिखाई दिए, जिनकी सफ़ेद वर्दी पर चमकते हुए तमगे लटक रहे थे। यानी जो इनाम मिलता है तमगा, वर्दी पे लटकता है, यहाँ पे सीने पे लगा रहता है, उसको जो है इनाम के तौर पे दिया जाता है। वो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर जा रहे थे, जिनकी उम्र भी नाजो के बराबर होगी, यानी 10 या 12 साल। अब्बा ने बढ़कर उनको सलाम किया और दरख्वास्त की कि वह नाजो को भी साथ ले लें। कप्तान साहब ने नाजो को साथ लेकर अरशे पर चढ़ गए। वहाँ जाकर नाजो ने देखा
वहाँ जाकर नजरों ने क्या देखा? देखा कि दीवार पर हर किस्म किस्म के समुंदरी नक्शे टंगे हुए हैं और हर तरफ छोटे बड़े कल पुर्जे और बटन जुड़े हुए हैं। सामने एक घुमाने वाला पहिया लगा हुआ है जैसा मोटर में होता है। एक खलासी उसके पास खड़ा है और उसे घुमाता रहता है। कप्तान साहब ने बच्चों को वहाँ का सामान दिखलाकर समझाना शुरू किया। इस पहिए के घुमाने से जहाज सीधे रास्ते पे रहता है। यानी कप्तान साहब ने उनको दिखाना शुरू किया और उस पहिए को जब बच्चों ने देखा तो उस पहिए के बारे में कप्तान ने बच्चों को समझाना शुरू किया कि ये पहिया किस काम आता है। तो बताया कि इस पहिए के घुमाने से जहाज सीधे रास्ते पर रहता है। हम मोटर के पहिए की तरह इस पहिए से जहाज को जिस तरह चाहे मोड़ लेते हैं। अच्छा देखो, इस मेज पर जो गोल घड़ी जुड़ी है जिसमें एक ही सुई है, बताओ ये क्या है? एक गोल घड़ी उसमें जड़ दिया गया था, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या है। बच्चे दौड़कर मेज के करीब आकर उसको देखने लगे। एक बच्चा बोल उठा, एक क्या है? कुतुब नुमा है। कुतुब नुमा की एक घड़ी है, क्योंकि ये घड़ी सिमत को बताती है। किबला किधर है, काबा किधर है, पश्चिम किधर है, पूरब उत्तर दक्षिण। ये घड़ी इसे कुतुब नुमा कहते हैं, जो चारों सिमतों को बताए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये चूंकि समुद्र में किसी सिमत का पता नहीं रहता है, रात में दिन में जहाज चलता रहता है, इसलिए उसी घड़ी की मदद से कप्तान जिहत यानी सिमत का पता लगाते हैं और समझते हैं कि हमको जहाज किस तरफ ले जाना है और जहाज किस तरफ जा रहा है। तो उसे कुतुब नुमा कहते हैं। कप्तान साहब बोले, शाबाश, तुम समझ गए हो। इसकी मदद से हमको हर तरफ कुतुब शुमाल का रुख मालूम होता रहता है। यानी हर जिहत, हर तरफ, हर सिमत का पता चलता है। इसमें यह खूबी है कि इसको इस तरह मेज पर जड़ दिया गया है कि जहाज के हिचकोलों से उसकी हरकत में कोई फर्क नहीं आता है। यानी इसको इसी में सेट कर दिया गया है जहाज में। और इस दूसरी मेज पर जो शीशे में घड़ी लगी हुई है उसको रडार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रडार कहते हैं। सब बच्चे इस दूसरी घड़ी को देखने लगते हैं जिस पर एक काली तश्तरी यानी प्लेट जुड़ी हुई है और इस पर शीशा लगा हुआ है। यानी कप्तान साहब वहाँ जहाज के अंदर जो चीज़ें हैं सबके बारे में बच्चों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कुतुब नुमा घड़ी है, ये रडार है और इससे हम क्या काम लेते हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब आपके सामने सिर्फ 4 पैराग्राफ और बचे हैं। इसको इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। तलबा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन पैराग्राफों को अच्छी तरीके से पढ़ें और इसमें तो मुश्किल अल्फाज की मैं तशरीह कर ही देता हूँ, बता देता हूँ, साथ में उसका माना भी। लेकिन अगर कोई तलबा मान लो वो नहीं जुड़ सका, नहीं समझ सका, नहीं समझ पाया, तो वो कॉल करके डायरेक्ट उसका माना पूछ सकता है या व्हाट्सएप पे लिख करके सेंड करे, तब भी उसका माना उसको पता चल जाएगा, उसको बताया जाएगा। इसी के साथ आज का ये सबक खत्म हो रहा है। बाकी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ाएंगे। तलबा मुकम्मल तौर से वो जुड़ जाए, उस्ताद का इंतज़ार ना करें कि उस्ताद हमारे पास कॉल करे तब हम पढ़ेंगे। नहीं, अब देखिए इतना टाइम हो गया, अभी किस तरह मेरे पास फ़ोन भी नहीं किया। इसका मतलब कि आप लोग जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं बैठ के आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कॉल करो, लेकिन आप कॉल ही नहीं करते हो। इसलिए मजबूरन मुझे पढ़ाना शुरू करना पड़ा और ये वीडियो आप देख करके आप पूरा सबक पढ़ लेना और कल से ऐसी गलती ना होने पाए। आप जैसे टाइम हो जाए फौरन 9:50 पे घंटी का टाइम होता है, आप तुरंत सबको जोड़ लें। उसके बाद जिन बच्चों का नाम हेड लिस्ट में है वो तुरंत कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।